पहले चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे बताइए, कांग्रेस किसके लिए बैटिंग कर रही है? देखिए, कांग्रेस का कोई ऐसा औपचारिक बयान नहीं है और कांग्रेस बैटिंग अपने देश के उस हिंदुस्तानी हर उस व्यक्ति के लिए कर रही है जो हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का हो। कांग्रेस देश के हर उस 145 करोड़ जनमानस की जो हर धर्म, हर वर्ण, हर जात का इस देश के अंदर रहता है, उसके लिए कांग्रेस खड़ी है और हर दिल के साथ खड़ी है। फर्क ये नहीं है कि मोहन भागवत के बयान की तरह कि हिंदू इकट्ठे हो जाएं तो बंगाल का। शर्मा जी, मैं समझ गई आपकी बात। मुझे एक बात बताइए, जब बांग्लादेश की पुलिस ये कह रही है कि हादी की मौत से भारत का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, फिर राशिद अलवी सरीखे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो किस आधार पर ये कहते हैं, किस आधार पर ये दावा करते हैं? क्या उनके पास इनपुट कहां से मिल रहे हैं उनको कि हिंदुस्तानी सरकार का हाथ है इसमें? उसका आधार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है उसको देना चाहिए, क्योंकि उसके रहते हुए तो अगर कांग्रेस की तरफ से यहाँ किया पर गया है ना? संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो एक मिनट आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, कोई फिल्म का डायलॉग नहीं मार रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बैठी है और वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है और उनके नेता यहाँ चिल्ला चिल्लाकर हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो अगर एक नेता ये विषय की बात उठाता है कि हालात इसलिए खराब है क्योंकि शेख हसीना को आपने यहां रखा हुआ है, जिसके कारण बंगाल के अंदर एक वर्ग वहां के हिंदुओं को निरंतर मार रहा है, जो अगर आप पुरजोर तरीके से हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की बात उठाते ना तो वाकई ये जायज था, ये वाजिब था। लेकिन जिस तरह से शायद आपने राशिद अलवी की पूरी बात नहीं सुनी या फिर सुन करके भी अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारत सरकार का इसमें हाथ लगता है। इस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, इस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। अमितोष जी जवाब दें, जो सवाल उन्होंने उठाए उस पर आप जवाब दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या होता है, जब भी कोई हिंदू मरता है तो कांग्रेस को हर धर्म, हर मजहब बातें देखने लग जाती है। और शेख हसीना की बात करने वाले लोग ये भूल गए कि जिस बांग्लादेश को लिबरेशन 1971 में कराया था, उस समय हिंदुओं की क्या हालत थी और कांग्रेस का टेन्योर था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ना वो संघ था जिसको ये कोस सके बांग्लादेश के, ना भारतीय जनता पार्टी थी जिसको ये कोस सके, ना विश्व हिंदू परिषद था जिसको ये कोस सके। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी थी बांग्लादेश की तरफ कांग्रेस की, जिसकी वजह से हिंदुओं को हुआ। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं आपके माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता से, चंद्रमोहन शर्मा से। जाति भिंगा दंगे हुए थे 26 मार्च 1971 में, जहां पर हिंदू फैमिली को डिस्ट्रॉय करा गया था, मारा गया था, कांग्रेस की सरकार थी। 2013 बौंशकाली अटैक, 2012 जैश इस्लामी ने बर्न करे थे हिंदू शॉप हाथीजाड़ में, अगस्त 4 2012 अटैक किया था, कोऑर्डिनेटर हिंदू कांग्रेस की सरकार थी। कुछ लोग थे जो हिंदू एट्रोसिटीज में वहां मौजूद थे, कांग्रेस सरकार में उनको भारत में लाया गया। नाम था शेख हैलतुन, AKM बहउद्दीन और एक तीसरा नाम था जो कि AKM बहुद्दीन बहार का, कांग्रेस सरकार में आए। चित्रबन वायलेंस हुआ, रामू वायलेंस हुआ, साथिया वायलेंस हुआ, होमा वायलेंस हुआ, नरसिंगर वायलेंस हुआ, कांग्रेस सरकार थी। भोला वायलेंस हुआ, कांग्रेस सरकार थी। शर्मा जी जवाब दें। प्रोसिक्यूशन की जवाब को दे रहे हैं, बताइए। काउंटर दे दिए शेख हसीना की। भाई देखिए, दे रहा हूं घर दे रहा हूं। जब घर का चौकीदार इंदिरा गांधी या राहुल गांधी या मनमोहन सिंह जी थे, उनको सरकार में आज चौकीदार नहीं कहते, आज देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी हैं। और देश के चौकीदार के होते हुए बांग्लादेश के अंदर और बंगाल के अंदर हिंदू मरते हैं और यहाँ के हिंदू आपके पास आऊंगी। कई बार नहीं, ये टॉपिक ही नहीं आज का। अवधेश जी, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के कई नेता मोदी विरोध में देश विरोधी बातें करने लगते हैं। अब मुझे एक बताइए, ऐसे संवेदनशील हालात में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में आंतरिक हिंसा चल रही है। उस वक्त अगर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं बिना किसी आधार के कि इसमें भारत की सरकार का हाथ लगता है, तो ये कितना गैर जिम्मेदाराना है? अवधेश जी नहीं, अब चंद्रमोहन जी शांत देखिए, ऐसा ये जो बयान है राशिद अलवी का, ये केवल गैर जिम्मेदाराना नहीं है, ये स्पष्ट रूप से भारत के एक नागरिक का भारत विरोधी, देश विरोधी बयान है। इसमें कहीं कोई दो मत हो ही नहीं सकता है कि भारत में बैठा हुआ, हालांकि वो कांग्रेस के घोषित प्रवक्ता भी नहीं है, आजकल मीडिया उनसे बयान लेने जाती है तो ये कहता है अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं है कि क्या कांग्रेस ऐसा ही सोचती है। चंद्रमोहन जी भले रक्षा कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने एक बार जरूर उठाया था, उसके बाद से इस मामले को लेकर कांग्रेस का स्टैंड, राहुल गांधी को बुला के विदेश मंत्री से बात हुई, संसद में सरकार बोलते हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो बनती है। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहाँ एक
हिंदू युवक को गोली मार दी गई है। देखिए, एक ही हिंदू को अभी आपने देखा था कैसे सरेआम जलाकर मार दिया गया था। अब एक और हिंदू युवक को गोली मारी गई है, बताया जा रहा है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। नेशनल सिटीजन पार्टी के हिंदू नेता को गोली मारी गई। मोतलेब शिकदर नाम के नेता पर यह हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर। और बांग्लादेश में क्या हालात है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, हमने ये हालात तब भी देखे थे जब वहां तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना सरकार का, और एक बार फिर से वैसे ही हालात है। और क्योंकि हमारे साथ सलाउद्दीन जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार है, वो वहां के हालात पर ज्यादा बताएंगे। सबसे पहले तो वहां के हालात के बारे में आप बताएं, क्या आगे देख पा रहे हैं जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की अनुज सरकार आंख मूंदे बैठी है, क्या आगे आप वहां पर देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो पिछले साल के जिहादी तख्ता पलट के बाद जो हालत है कि यूनुस ने जेल से आतंकवादियों को, जिहादियों को छोड़ दी और उसने सोचा था कि इनको लेके और भारत विरोधिता करके वो सालों तक तख्ते पे रह जाएगा। अभी यूनुस की ये प्लॉट बैकफायर कर दी, क्योंकि जिहादी जब से ये दानव बोतल के बाहर आए, सब पूरे देश में ये तांडव करने लगा। अभी जब आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ ये हादी के बारे में, सो किसी 1 घंटे पहले बांग्लादेश के खुलना जिला में मोतलेब शिकदार नाम के एक स्टूडेंट लीडर की फिर से गोली मार दी, जस्ट 1 घंटे पहले। बिल्कुल। और हादी को किसने गोली मारा अब तक पता ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, यही सवाल है। मुझे बताने दीजिए, आईएसआई की क्या पिच पर, आईएसआई की शह पर, कट्टरपंथी पिच पर क्या यूनुस खेल रहे हैं, उस पर मैं आपसे जवाब कह रहा हूं। प्रेम जी, हादी के खूनी कौन है प्रेम कुमार जी, जब वहां के पत्रकार खुद ये कह रहे हैं कि हादी की मौत में क्या है, किसका हाथ है, कुछ साफ नहीं है, हिंदुस्तानी सरकार के साथ किसी तरह की कोई कनेक्शन का कोई सोर्स उनके पास नहीं है, फिर आप एक बात बताइए, कम से कम कुछ तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए, देश हित के मुद्दे, जिस पर सियासत ना हो, जिस पर कांग्रेस मोदी विरोध करते करते देश विरोध ना करे। देखिए श्वेता जी, अभी बांग्लादेश के ऑफिशियल बयान को भी आपने सामने रखा, जिसने कहा कि हादी के हत्यारे भारत गए हैं, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। तो ये बात जो भारत विरोधी वहां लोग हैं, चूंकि सरकार भी भारत विरोध के नारे पर बनी है, और वो लोग इस बात को कह रहे थे कि भारत की ओर गए हैं, और राशिद अल्वी ने कहा ऐसा इंप्रेशन है। ये क्यों कहना? नहीं, ये इंप्रेशन बाहर का कोई कहे तो समझ में आता है प्रेम जी, हमारे अपने इतनी पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी के नेता कहें। सुनिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा इंप्रेशन है, तो वो इंप्रेशन हमारे लिए प्राथमिकता नहीं हो सकती। हमारे लिए तो ऑफिशियल स्टेटमेंट की भारत की ओर गया ही नहीं या इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण बात है। तो राशिद अल्वी के बयान के साथ में खड़ा नहीं हुआ जा सकता कि इंप्रेशन बोल करके भी बात बोले। दूसरी बात यह है, साथ साथ बात यह है कि देखिए, बांग्लादेश में जो सरकार बदली है और वहां एक सरकार विदेशी ताकत के प्रभाव में बदल गई, और ये हमारी विदेश नीति की विफलता है। क्योंकि पहले जब कुछ बांग्लादेश में होता था तो हमारी सरकार दखल करती थी, और अब जो है अब कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है, अवधेश जी जवाब दें इस पर। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दीप चंद्र की हत्या पर, नरसंहार पर आप भी मानते हैं, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा है कि पूरा का पूरा दोष भारत को दे देना। सुनिए, पहले भी उस देश में जब मुजीबुर रहमान के हाथ में सत्ता थमाने के पीछे भारत था, लेकिन उनकी हत्या हो गई, पूरी की पूरी सरकार पलट गई, भारत कुछ नहीं कर सका। उसके बाद जो जियाउर रहमान आए, उनकी तख्ता पलट गई, कुछ नहीं किया जा सकता। बल्कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2006 में इतना वहां जो है बेगम खालिदा जिया के शासनकाल में कट्टरपंथी इतने बढ़ गए थे भारत विरोध में कि सार्क समिट कैंसिल हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी यात्रा रद्द कर दी विरोध में आते हुए। तो कोई भी किसी देश में ये बात सही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारे प्रतिकूल है। 1971 में जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वो सब पलट दिया गया है 24 घंटे के अंदर।
और एक भयानक स्थिति पैदा हुई है। और बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज्यादा जिहादी कट्टरपंथी देश बन चुका है, बिल्कुल, जहां कोई भी और ऐसे मौके पर कोई मान्यता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल्चर सेंटर जला दिया गया। और ऐसे मौके पर हमारी सबसे पुरानी पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर जब हिंदुस्तानी सरकार का, मोदी सरकार का विरोध करते करते ऐसे बयान देते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तो इससे ज्यादा हद पार आप कुछ नहीं कर सकते देश विरोध में और सरकार के विरोध में। ठीक है, नहीं है, देश विरोधी बयान है, बिल्कुल देश विरोधी बयान है। राशिद अल्वी के विरोध देश विरोधी बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि यह कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड हो सकता है। ये इस समय बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग पर हमले हो रहे हैं, भारतीय चिन्हों पर हमले हो रहे हैं, भारत के विरुद्ध। और इससे वहां पर अवधेश जी सबसे बड़ी बात है कि इससे जो हिंदू वहां पर हैं, जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वहां पर हैं, उनके लिए कितना खतरा हो सकता है। आप यहाँ बैठकर आपके लिए बोलना बहुत आसान है। चंदर जी भाषण दे, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जवाब दें आप चंद्रमोहन जी। देर से कह रहे हैं जी जी। हाँ, देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये एक नेता का बयान है। तो और कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी उन नेता से, कांग्रेस पार्टी पूछेगी ऐसे नेताओं से सवाल। देखिए, ये हाईकमान इस बारे में अपने आप इस चीज को करेगा, लेकिन जिस बात को आप डिबेट कर रहे हैं इसका सवाल सरकार को भी जवाब देना है। तो आप ये मानते हैं, सरकार को जवाब इससे देना है कि बांग्लादेश जैसे चंद्रमोहन जी बस एक बात बोल दीजिए, आप मानते हैं ना कि राशिद अल्वी ने जो बोला वो देश विरोध है? चंद्रमोहन जी बस इतनी बात बताइए, जो उन्होंने बोला वो देश विरोधी बयान है ना? शेख हसीना को हिंदुस्तान जो उन्होंने बोला, पहले ये बोल दीजिए, पहले ये बोल दीजिए कि जो उन्होंने बोला वो देश विरोधी बयान है या नहीं आपके हिसाब से? शेख हसीना को यहाँ रोक के चंद्रमोहन जी, जो राशिद अल्वी ने बोला वो देश विरोधी बयान है या नहीं है? अगर वहां की बांग्लादेश नहीं श्वेता, बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है। शेख हसीना को तब भी भारत ने शरण दिया था जब शेख मुजीबुर रहमान के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। मित्र देश बिल्कुल, शेख हसीना देश इम्पोर्टेंट है, वहां का एक नेता इम्पोर्टेंट है। चंद्रमोहन जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अवधेश जी, चंद्रमोहन जी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर उस पर जवाब दीजिए आप। ठीक है, आप सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं। चंद्रमोहन जी जरा सुन लीजिए। चंद्रमोहन जी, शेख हसीना के पूरे परिवार को भारत ने तब भी यहां रखा था जब वहां उनके पिता की हत्या हो गई थी। भारत ने उस क्रांति में मदद की थी। और शेख हसीना एकमात्र अभी बड़ी पार्टी की नेता है जिनके माध्यम से वहां लोकतंत्र स्थापित होने की फिर से संभावना बनी हुई है। और भारत को वहां लोकतांत्रिक शक्तियों को साथ देना है तो शेख हसीना से बड़ी शक्ति। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेशी पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए उन्होंने पहले ये बात कह दी है कि पाकिस्तान के शय पर यूनुस सरकार इस वक्त काम कर रही है, उसके बाद भी क्या हमारे देश में सवाल उठने की कोई गुंजाइश भी बचती है? सलाउद्दीन सर जी, आप मुझे बताइए, जब आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेशी सरकार, बांग्लादेशी हुक्मरान इस तरह की अराजकता की स्थिति पैदा की वहां पर हो रखी है, आप भी मानते हैं कि सब कुछ आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है वहां? श्वेता जी, मैंने जैसे बताना चाहा कि बांग्लादेश में अभी ढाका में आईएसआई के 5 दफ्तर है, 5 ऑफिसर्स। इसके एक दफ्तर के नाम है ढाका स्टेशन, और यही दफ्तर से ये बांग्लादेश में सब आतंकवादी जो काम सब कुछ कर रहा है, जिहादी को पैसा दे रहा है, भारत के अंदर आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है, और भारत की जो अंदर में एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार फेल हो गई वगैरह। क्योंकि आईएसआई चाहते हैं कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करके, बांग्लादेश को तो डिस्टेबलाइज कर दिया, अब अभी भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आईएसआई। और एक महीने आईएसआई पाकिस्तान, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, 20 करोड़ टाका खर्च कर रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई ड्रग्स की बिजनेस कर रहा है, बांग्लादेश में ड्रग्स कर रहा है, कोकीन, और कोकीन बेच के इसके प्रॉफिट के जो पोर्शन ये सब बांग्लादेश विरोधी और भारत विरोधी काम में लगा रहे। भारतीय जो काउंटरफेट करेंसी बांग्लादेश में आ रहा है, ये भारत अंदर जा रहे, हथियार आ रहे। सो पाकिस्तानी आईएसआई, जैसे मैंने कहा, 5 दफ्तर खोल ली ढाका सिटी में। और एक इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ श्वेता जी, कि उल्फा की कमांडर परेश बरुआ वो दिसंबर की 10 तारीख ढाका आए, और अभी जब आपके साथ और हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट को सबके साथ बात करो, परेश बरुआ ढाका की
वहां खाली DOHS एरिया के रोड नंबर 5 में पाकिस्तानी ISI की सेफ हाउस में गए। अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है अमितोष जी, मैं आती हूँ फटाफट से प्रेम जी से रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। प्रेम जी, सुना आपने, अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश का, वहां को अस्थिर कर दिया, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में है, जैसा कि खुद वहां के वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं हमें, और वो हमें दावा नहीं कर रहे, वो वहीं पर मौजूद है, वो वहां देख रहे हैं कि ISI की कैसी घुसपैठ वहां पर है, कैसे वहां पर काम किया जा रहा है, उसके बाद वो ये बता रहे हैं। बावजूद इसके हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े लीडर्स इस तरह की बात करेंगे? प्रेम जी, देखिए, जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं, और जो शक्तियां भारत विरोधी हैं और भारत के खिलाफ बोल रही हैं, वही शक्तियां ये कह रही हैं कि वो हादी का हत्यारा भारत की सीमा में घुसा है। कोई और नहीं कह रहा है, पुलिस लेकिन भी नहीं वहां कह की पुलिस रही, तो कही, वहां की पुलिस ने कहा, वहां की पुलिस भी नहीं कह रही है, हाँ। लेकिन वही शक्तियां वो कह रही कि भारत की ओर घुसा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे हम इस पैनल में बात कर रहे हैं कि भारत विरोधी शक्तियां, उनका बोलबाला है बांग्लादेश में। तो जो राशिद अल्वी के बयान को यहाँ पर थोड़ा जोड़े, उन्होंने कहा कि वहां ये इंप्रेशन है कि इसका जिक्र क्यों करना? इसका जिक्र अपनी सियासत चमकाने के लिए क्यों करना? प्रेम जी, इसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। नहीं, जायज नाजायज की बात नहीं है, वो तकनीकी रूप से अगर हम यहाँ पर ऐसे हालात में अगर आप देश के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में अब बोलने शिगुफा छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं, आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि राशिद अल्वी जो बोल रहे हैं वो बात देश विरोधी है। थोड़े अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश कुमार जी आपके हिसाब से देश के हित में है, ठीक है, वो नहीं तय करेंगे, आप क्या तय करेंगे? कौन था? मैं थोड़े किसी को देश विरोधी तय करने वाला एजेंसी हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोर्ट में भी ये बात जाएगी ना, तो देश विरोधी बयान क्या हो सकता है? नहीं, देश विरोधी बयान क्या हो सकता है? ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ। प्रेम जी, ये बात समझिए, अगर राशिद अल्वी का बयान देश विरोधी नहीं है तो फिर तो कोई बयान ऐसा इंप्रेशन है, ऐसा कहा जा रहा है, उसका मतलब वही है, इसका जिक्र करने का मतलब ही यही है। समय की परिस्थिति में, प्रियंका गांधी इस समय की परिस्थिति में राशिद अल्वी के बयान को बांग्लादेशी कट्टरपंथी वहां कोट करके भारत विरोधी अभियान चलाएंगे, वहां भारतीय स्थानों पर आग लगा सकते हैं, वहां आतंकवादी तैयार हो सकते हैं। पाकिस्तान ने पहले देखो, भारत का एक नेता कह रहा है, भी करेंगे क्योंकि राशिद अल्वी का बयान जो है ना, नहीं सुनो, राशिद अल्वी का बयान, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी मैंने आपको सुना जाए थोड़ी एक बिंदु, प्रेम कुमार जी, नहीं, प्रेम कुमार जी, मेरी बात सुन लिया जाए। राशिद अल्वी का बयान जो आप कह रहे हैं उस भाव में नहीं दिया गया है। उनके बयान को ठीक से सुनने से लगता है कि वो कह रहे हैं और मान रहे हैं कि भारत ने हत्या कराई है, और इस बयान के आधार पर इस समय बांग्लादेश में आतंकवादी, उग्रवादी खड़े होकर भारत के विरोध में बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब मैं तो बांग्लादेश के उन पत्रकार की हिम्मत की दाद देता हूं कि जहां की दफ्तर जलाए जा रहे हैं, कोई पत्रकार प्रश्न न उठाए, उसमें वो कम से कम देश की सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं। राशिद अल्वी बांग्लादेश में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आप ये नहीं, उनकी कही हुई बात का वहां इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पहले पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस नेताओं की कही हुई बातों का, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अमितोष जी के पास में आती हूँ। नेपाल में जब हिंसा होती है तो मोदी विरोधी जेनजी को उकसाते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे हालात हो सकते हैं, बांग्लादेश देश जैसे हालात यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये सब कह के क्या साबित करना चाहते हैं? आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए देश विरोध के किस हद तक जाएंगे? श्वेता जी, मैं दो स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस के कोट करता हूं आपके माध्यम से। पहला उनका स्टेटमेंट था कि मैंने हर हिंदू को कहा है कि स्टार्ट सेइंग दैट यू आर ए बांग्लादेशी नॉट हिंदू, देन ओनली यू विल बी प्रोटेक्टेड। एक, और वो सबके सामने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू का बाइट भी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हर हिंदू शेख हसीना का प्रोटेक्टर था, डिफेंड था, और अगर जब तक रहेगा ऐसी एट्रोसिटीज होती रहेगी, उसमें प्रिवेंशन कौन कर सकता है? तो राशिद अल्वी, प्रेम जी और चंद्रमोहन शर्मा मेरे ख्याल से वही स्टेटमेंट्स और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिस तरह से वहां की एट्रोसिटी करने वाले लोग हिंदुओं के प्रति यूज कर रहे हैं। क्या ये वो स्टेटमेंट होता अगर मुस्लिम माइनॉरिटी होती और हिंदू मेजॉरिटी होती, इस तरह की एट्रोसिटीज होती? जो कश्मीर के अंदर में हुआ था पहलगांव में, तब भी इनके एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी इनके ऑपरेशनल एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स थे। और आज शेख हसीना को प्रोटेक्टर बताते हुए अगर एट्रोसिटी हो रही है तो मतलब ये कह रहे हैं कि शेख हसीना भारत में इसलिए हिंदू मर रहा है तो आप छोड़ दो और हिंदू बच जाएगा। तो मतलब उस एट्रोसिटीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। आपने नेपाल की बात छीनी थी तो मैं राजीव गांधी पर चला जाता हूं। एक कोटेशन है, राजीव गांधी गवर्नमेंट थ्रू आउट हिंदू मोनार्की नेपाल, और उसके बाद क्या हुआ? और ये ढाका ट्रिब्यून का एग्जांपल है। कोई हिंदू नहीं बचेगा 30 साल के अंदर में,
कौन सी शेख हसीना और कौन सा, दिस इज अ सेल्फ एथोरिटी एथिकल क्लीजनिंग, a genocidal tendencies against Hindu or the minorities being in Pakistan, being in Afghanistan or being in Bangladesh, and therefore लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे चंद्रमोहन जी, इस पर बोलेंगे कुछ? अभी आपने उनके बोल रहे थे, बीच में बोल रहे थे, बोलना मत। देखिए, राशिद अल्वी जी का बयान बांग्लादेश में इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन उसका बखूबी इस्तेमाल हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का मीडिया खूब करेगा, क्योंकि रोटियां सेकनी है और कुछ हिंदू परसेंट जैसे लोग उसका इस्तेमाल करके देश के अंदर फिरका परस्ती। अभी मेरे को ये पता समझ नहीं आता कि आप लोगों को जब विपक्ष बोले तो आप एकदम कूद क्यों पड़ते हैं? अगर विपक्ष की आवाज नहीं तो फिर बुलाई मत करो, राशिद अल्वी की बात का खंडन नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया अगर सवाल उठाएगा उस पर तो आपको इस पर एतराज है, आपको इस पर मिर्ची लग रही है। नहीं नहीं, बुलाया क्यों? बोलिए। आपने हमें बोलने नहीं देना, प्रेम जी को बोलने नहीं देना, मुझे बोलने नहीं देना। बिल्कुल बोलने देना है, लेकिन आप ऐसे मीडिया पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप बोलिए। हमारी फोटो लगा दिया करो, फिर जो बोलना होता है कांग्रेस के। अरे चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके बोलिए तो चंद्रमोहन जी, चाहे लगा दिया करो और मैं बोलूंगा नहीं। चलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। यही तो आप इस्तेमाल करना चाहते हो। अरे टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एट्रोसिटीज जो आपके समय हिंदू पे उस पर एग्जामिनेशन दो, आपके रशीद अल्वी ने जो कहा उसके ऊपर दो, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है उसके ऊपर में दो, एंटी नेशनल स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर। बोलने दीजिए उनको, अमित होशिन को बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी बोलिए। लेकिन यहाँ के हिंदुओं के साथ आप क्या कर रहे हो? वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? उसके ऊपर अभी अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई उसके लिए आपका क्या दबाव है उस सरकार के ऊपर? राशिद अल्वी के ऊपर आप कुछ भी कार्रवाई करो, लेकिन मेरे वहां के जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, मेरे वहां के, तो आपको लग रहा है सरकार सिक्योर नहीं कर रही? जब सुनिए मेरी बात, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, तो क्या सरकार ने उसको उठाया नहीं था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सरकार ने दबाव नहीं डाला था? मैंने आपकी बातों का सत्यता के साथ जवाब दिया। अगर इनमें दम हो तो सच करके बता दे, और या तो विदेश मंत्रालय या देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय एक कठोर बयान दे बांग्लादेश के अंदर इस हिंदुओं की निर्मम हत्या के ऊपर। अवधेश जी जवाब दें। नहीं, इसी को देखो, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति इस अवस्था में पहुंच गई है जब केवल बयान और वक्तव्य पर्याप्त नहीं है। इस देश को मिल बैठकर तय करना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की ही रक्षा के लिए नहीं, वहां जिस ढंग से कट्टरपंथ बढ़ा है उसमें भारत को क्या करना चाहिए। अब भारत के लिए आगे क्या हो गई है। लेकिन सुनिए ना, सुनिए पाकिस्तान का 12% 13, अरे सुनिए ना चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान का 12% 13% हिंदू आज 1% 1.5% तक रह गया। बांग्लादेश का 22% हिंदू 8% से भी नीचे आ गया। ये सब पहले की सरकारों के दौरान आज तक होता रहा है, लेकिन जो होता रहा है उसके आधार पर हम जस्टिफाई नहीं करते। हम कहते हैं कि एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, विकट परिस्थिति, एक दूसरे संप्रभु देश में कैसे इसका समाधान किया जाए, क्योंकि भारत के अलावा हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। एकमात्र हिंदू भारत देश ही है जो कहीं भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो खड़ा होगा, और इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। बचाया गया। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप प्रेम जी। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीति से हटकर इस पर बैठकर बात करने की जरूरत है। नहीं कर रहा हूं चंद्रमोहन जी, डिबेट में निकलेगा। मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं। सुनिए अवधेश जी, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बहुत जोर शोर से बोला जाता है, ये मोदी का राज है, घर में घुसकर मारता है, कहता रहे ना। अभी संप्रभु देश की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आइए विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत। क्या बात कर रहे हैं आप? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस पर सवाल उठा दिए, तो घर में घुसकर मारता है। ये तो गैर जिम्मेवार है। ऐसी बात नहीं करिए सर। का बयान इतना इररिस्पांसिबल है एक पत्रकार होते ही। प्रेम जी इस तरह की बात है कि मुझे नहीं लगता इस तरह की बात सही है। करते हुए घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर जान का नाम तक नहीं ले रहे हैं, खड़े हो गए हैं वहां घुस। ये है फॉरेन का असर आएगी तो घुसा जाएगा, लेकिन अरे भारत पर अमेरिका का असर दिख रहा है। आएगी तो होगा, लेकिन उसके लिए वातावरण तो बनेगा सर। ऐसा है ना, आपको सारा दोष भारत पर अमेरिका का असर दिख रहा है। अवधेश कुमार जी, पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया है, हो गया। धमाके हुए, तो आतंकी हो गया, हमला हुआ, तो कोई इलाज। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कहाँ जारी है? कहाँ बदला लिया गया पाकिस्तान को? हर आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। कहाँ है आतंक?
इसीलिए कि ट्रंप ने धमका दिया। वाह, बहुत बहुत अच्छा है प्रेम जी, हर चीज पर सवाल उठाएं, हर चीज पर देश की सरकार पर सवाल उठाए, ऑपरेशन सिंदूर पर विश्वास न करें, उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर सबूत मांगे, बांग्लादेश में अगर कोई नेता मारा जाता है वहां का तो उसमें भारत की सरकार का हाथ बटा दें, मतलब सरकार का बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध की हद पार कर जाए, है ना। सलाउद्दीन जी अब मुझे ये बताइए आगे आप क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश में जिस तरह की कट्टरता इस वक्त नजर आ रही है वो बाकी सभी मुल्कों को पीछे छोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसे में बांग्लादेश और बांग्लादेश के पड़ोसी देश इन पर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं सलाउद्दीन जी वहां से? तो जी देखिए, जो भी मुल्क पाकिस्तान के साथ सीने मिलाता है वो मुल्क बर्बादी की तरफ जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को कब्रिस्तान, उसकी तरह पाकिस्तान जैसे एक भिखारी मुल्क जिसके भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश को भी बिल्कुल ही वैसा एक भिखारी मुल्क बनाने की कोशिश में है, आतंकवादी मुल्क बनाने की कोशिश में है। मगर आखिर में क्या होगा वो मैं बताता हूँ कि बंगाली जो है 18 करोड़, ये कोई पाकिस्तान के साथ है नहीं, यूनुस के साथ है नहीं, बांग्लादेश बंगाली का है। 1971 में भी हम लोगों ने पाकिस्तानी को लात मार के निकाला था, फिर से पाकिस्तान को निकालेंगे, यूनुस को निकालेंगे, बांग्लादेश बंगाली का रहेगा और बांग्लादेश भारत की सदा मित्र थे, है और रहेगा। ये यूनुस का ये जो चंद्रमोहन जी वहां के हालात के बावजूद वो ये बोलने की हिम्मत रखते हैं। चंद्रमोहन जी सुनिए, वहां बैठे हुए हैं, वहां क्या हालात है यूनुस सरकार के विरोध करने वाले का, वो हिम्मत रखते हैं। एक सवाल बांग्लादेश के पत्रकार से पूछो कि भारत की भूमिका कैसे देखते हैं वो? हाँ आप भी बताइए सलाउद्दीन जी, ये भी बताइए जी। तो मैंने जो बात कह रहा था श्वेता जी कि बांग्लादेश की बंगाली की अगर कोई दुश्मन मुल्क है वो पाकिस्तान है, हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क। और पाकिस्तान बांग्लादेश की बर्बादी चाहते हैं, भारत की बर्बादी चाहते हैं, मगर बंगाली भारत के साथ है रहेगा। बंगाली और भारत के मिल के बांग्लादेश से पाकिस्तान को दूर करेगा, बर्बाद करेगा। और सुन रहे हैं अमेरिकी डीप स्टेट के वन सेकेंड और अमेरिकी डीप स्टेट के जितने एजेंट्स है बांग्लादेश में, भारत में जो है, हम सबको मिलके एक साथ ये एजेंट्स को दूर करना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा। अब सबसे एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि वक्त कम बचा। चंद्रमोहन जी देखिए, बिल्कुल आप इस बयान की ऑडियो लेकर गृह मंत्रालय और पीएमओ और देश के सब बड़े नेताओं के पास भेजिए, जो अभी बंगाल के इलेक्शन के अंदर देश के बंगालियों के ऊपर प्रेशर खड़ा कर रहे हैं। शायद उनके कान खुल जाए कि टाइम्स नाउ आज एक बहुत अच्छा बयान दिलवा रहा है कि बांग्लादेश की एक बात जो संपूर्णता को, एकता को, अखंडता को इकट्ठी करती है, वो भारतीय जनता पार्टी को उस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि देश की अखंडता संपूर्णता बनी रहे और देश के अंदर भाईचारा आगे बढ़े। क्यों नहीं बोलते? वो वहां बैठ करके पाकिस्तान की भूमिका पर बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल सकेंगे। अरे पाकिस्तान को तो आप जब चाहो ले लो अपने कब्जे में, तो कहते हैं ले लो, मना कौन कर रहा है आपसे? बढ़िया समझ रही थी मैं। अमितोष जी फटाफट से कमेंट्स आप अपने सब लोगों ने 1971 में 93,000 फौजी पाकिस्तान को वापस दे दिए और अपने 54 भारत के सैनिक ले नहीं पाए और लगातार तरीके से हिंदू बलात्कार और हत्याओं के ऊपर में चुप्पी धारते एंटी नेशनल हो जाते हैं उन लोगों से अगर आज बांग्लादेश पे इस तरह के बयान अपेक्षित करना बहुत ही वाजबी है। ठीक है प्रेम जी, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? भारत की स्ट्रैटेजी आगे क्या होनी चाहिए और कांग्रेस को क्या इस तरह के बयान बोलने चाहिए? इसीलिए बांग्लादेशी देखिए, भारत को अपना वो रसूख फिर से पैदा करना होगा कि बांग्लादेश की सरकार भारत से डरे, वहाँ हिंदुओं की रक्षा करे। भारत का रसूख अभी सही नहीं लग रहा आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? सैन्य विकल्प की धमकी भी दे सकता है। अच्छा, क्यों नहीं डरेगा बांग्लादेश? अवधेश जी देखिए, इस समय बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है। देखा जाए तो जैसे जो चाह रहे हैं वहां की, आज ही ANI के माध्यम से शेख हसीना का पूरा डिटेल वक्तव्य है कि यूनुस ने कट्टरपंथियों के हाथों सौंप दिया है, लेकिन बांग्लादेश की लोकतांत्रिक परंपराएं सशक्त है और एक समय वापस आएगा। तो भारत की भूमिका जो है वो बहुत चीजें बताई नहीं जाती है, सरकार कर भी रही होगी, हम लोगों को मालूम नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो वहां सशक्त हो, उनके विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण जो कट्टरपंथी है वहां बने, हिंदुओं की रक्षा की दृष्टि से भारत जैसे आवाज उठा रहा है उठाए, और जो शांति से इंटरनल कर सकता है वो करना ही चाहिए। अब उसमें अगर आगे जो भी विकल्प होगा वो अपनाने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन सब बातें खुल के इस समय नहीं कही जा सकती है। जी प्रेम जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत है। लोकतांत्रिक परंपरा ही तो खत्म हुई है जो हिंदू मारे जा रहे हैं। हाँ, वहाँ कोई लोकतांत्रिक परंपरा फिलहाल नहीं है। परंपरा मजबूत है, वहाँ कट्टरपंथ है अभी।
और वो आईएसआई की शय पर है, वो कट्टरपंथ। अरे भाई ऐसा है कि मैं शेख हसीना का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। मैंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो आज वक्तव्य दिया है कि उसी ताकत के आधार पर हम खड़े होंगे और कट्टरपंथियों को पराजित करेंगे, उसको कोट कर रहा हूं। नहीं अब आपको कोट कर रहे और शेख हसीना को कोट न करें जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, सबसे अहम सवाल ये है, सबसे अहम सवाल ये है कि मुद्दा कोई भी हो, विडंबना इस बात की है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स मोदी विरोध में देश विरोधी बातें कहते रहे, और ये पहले भी होता रहा है, कई मौकों पर होता रहा है। और ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो कांग्रेस लीडर्स की बातों को कोट करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वाकई मोदी सरकार उनके अगेंस्ट काम कर रही है। और एक बार फिर से ऐसा हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी देखिए कुछ लोग जो हमारे पैनल में भी बैठे हैं वो इसे गलत नहीं मान रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सही है, लेकिन मुद्दा यही है। और ब्रह्मास्त्र में जो डिबेट हमने की उसमें इस बात को सोचना होगा कि कुछ ऐसे कम से कम मुद्दे हो जो देश हित के हो, उसमें देश विरोधी बयान नहीं देने चाहिए, फिर चाहे वो लीडर किसी भी पार्टी का हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रह्मास्त्र में फिलहाल इतना ही। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है ये कि एक युवक को गोली मारी गई है, मोतलेब शिकदर को गोली मार दी गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जरा देखिए, एक और हिंदू युवक को गोली मारी गई है। इससे पहले भी आपने देखा था कि एक युवक को कैसे, तो बताया जा रहा है कि नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता पर हमला हुआ है। इससे पहले एक हिंदू युवक को लिंचिंग की गई थी और अब एक और युवक को गोली मारी गई है, मोतलेब शिकदर, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी के, इससे पहले एक हिंदू नेता को हमने खबर दिखाई थी, पहले हमने खबर दिखाई थी कि हिंदू नेता को गोली मारी, लेकिन आपको बताएं कि एक हिंदू युवक को पहले जला दिया गया था सरेआम। लेकिन ये एक और बड़ी खबर आ रही है जहां मोतलेब शिकदर नाम के एक शख्स को गोली मारी गई है जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हैं, उन पर हमला किया गया है। तो बांग्लादेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, एक और युवक को गोली मारी गई है। और एक बड़ी खबर और है, कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि बांग्लादेश में क्यों हो रही है भारत विरोधी गतिविधि। हमारी विदेश नीति में कमी बता रहे हैं सुखदेव भगत, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं कि आईएसआई की पूरी मिलीभगत के साथ आईएसआई के इशारे पर वहां की अनुज सरकार काम कर रही है। इस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन बड़ी खबर यह कि विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधि क्यों हो रही है। भारत मुखदर्शक नहीं हो सकता है, और ये मैं कह सकता हूं कि अगर शांति भी है तो शक्ति के रास्ते से ही शांति आती है। तो भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, भारत कहीं से ऐसा भारत विरोधी इतनी गतिविधि क्यों वहां बढ़ रही है, किसकी गलती है, क्यों ऐसे, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, इन चीजों को देखना है। हमारा ये कंसर्न इसी चीज का है कि हर नागरिक वहां सुरक्षित रहे, और विशेषकर जितने भी विशेषकर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे, तो उनको देखना, इसके बारे कांग्रेस ने प्रश्न किया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.